एक लंबे वक्त के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का पहला विजिट किया और ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। ये एक सिग्नल था इंडिया अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हुआ, कौन सी कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं और क्यों, और हमारे पीएम का यूक्रेन जाना इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा या एक बहुत बड़ी गलती। पर इससे पहले अर्थात बाय जय इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें ऐसे कंटेंट बनाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने रीसेंट यूक्रेन विजिट से हिस्ट्री में एक नया चैप्टर को शुरू कर दिया है। ये पहली बार है जब किसी इंडियन पीएम ने यूक्रेन विजिट किया है आफ्टर 1991, जो सोवियत यूनियन से अलग होकर अपना खुद का देश बन गया। पर रुकिए, पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं कि सोवियत यूनियन क्या था, यूक्रेन और रशिया की क्या हिस्ट्री रही। तभी आपको समझेगा कि मोदी का विजिट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, इसमें एक डीप मैसेज छुपा था। तो सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, जो 1922 से 1991 तक एग्जिस्ट करता था, ये दुनिया का एक बड़ा और पावरफुल नेशन था जो ज़्यादातर यूरोप और एशिया रीजन में सिचुएटेड था। सोवियत यूनियन में 15 रिपब्लिक्स थे, जैसे यूक्रेन, रशिया एक्सेट्रा, जो ऑफिशियली यूएसएसआर के पार्ट्स थे। ये सारे रिपब्लिक्स यूएसएसआर के अंडर ऑपरेट करते थे और इनका इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। ये सब मॉस्को से गवर्न होते थे, मतलब मेजरली रशिया से गवर्न होते थे। अब 1947 और 1991 के बीच में सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर हुआ, जिसमें दोनों नेशंस अपनी आइडियोलॉजी के बेस पर दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते रहे। कुछ समय बीता और सोवियत यूनियन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। सोवियत यूनियन का कोलैप्स के रीजंस थे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स। 1980s में यूएसएसआर की इकोनॉमी क्राइसिस में थी और सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स होगा। इसका कारण था पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट की वजह से इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। यूक्रेन, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसे रिपब्लिक्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिमांड करनी शुरू कर दी थी। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया, जब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने एक एग्रीमेंट साइन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोवियत यूनियन एक बार दुनिया का सुपर पावर तो था, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के कारण ये डिसइंटीग्रेट होगा। ये 15 रिपब्लिक्स का संघ था जो अब अपने इंडिपेंडेंट देश बन गए, जैसे यूक्रेन और रशिया। तो रशिया और यूक्रेन अब इंडिपेंडेंट देश बन गए, तो इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। गलत। यूक्रेन और रशिया के बीच कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज काफ़ी गहरे हैं। दोनों देश की लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर काफ़ी सिमिलर है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस मिक्स्ड रहे। यूक्रेन ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद रशिया के इन्फ्लुएंस से दूरी बनाने की कोशिश की। यूक्रेन यूएसए और नेटो के साथ क्लोजर टाइज बनाने की कोशिश करता रहा, जो रशिया को पसंद नहीं आया। एक सेकेंड, अब नेटो क्या है? तो रुकिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था, जिसमें इनिशियली 12 कंट्रीज़ थे जो मोस्टली वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के थे। आज के टाइम में नेटो में 30 मेंबर्स हैं, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और टर्की जैसे देश शामिल हैं। तो नेटो का पर्पस कोल्ड वॉर के टाइम पर, जो मैंने आपको बताया था यूएसए के साथ हुई थी, उस वॉर के टाइम सोवियत यूनियन के अग्रेशन को काउंटर करना था। सोवियत यूनियन का कोलैप्स तो हो गया, पर नेटो आज भी एग्जिस्ट करता है और आज भी वो रशिया के मिलिट्री एक्शंस को बैलेंस करता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें यूरोप के 27 कंट्री मेंबर्स हैं। ज़्यादातर ईयू के मेंबर्स नेटो के भी मेंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नेटो, ईयू और यूएसए टोटल एक तरफ और रशिया एक तरफ। तो ये सब लोग रशिया के अगेंस्ट क्यों हैं? यूरोप को रशिया के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ और अग्रेशन से सिक्योरिटी थ्रेट फील होता है। रशिया का एग्रेसिव बिहेवियर यूरोप के लिए एक डेंजर है, इसलिए वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं ताकि रशिया को रोक सकें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यूक्रेन
यूरोप और नेटो के साथ क्लोजर टाइज बनाने की कोशिश कर रहा था, तो रशिया को दिक्कत क्यों हो रही थी? रशिया को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो उसकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, और रशिया नहीं चाहता है कि नेटो उसके बॉर्डर्स के इतना करीब आए। रशिया यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है। एक सेकेंड, इसलिए अब कोई कंट्री किसी और कंट्री को इन्फ्लुएंस में कैसे रख सकती है और क्यों? तो इसका मतलब ये है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट उसकी तरफ झुकी रहे और वो यूरोप और यूएसए से दूर रहे। रशिया चाहता है कि यूक्रेन की रिसोर्सेज और इकोनॉमी पर उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल रहे। यूक्रेन एक्चुअली काफ़ी रिसोर्सफुल देश है और रशिया के लिए ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बनाए रखे। रशिया का एम है कि वो अपने आसपास के रीजन्स को अपने कंट्रोल में बनाए रखे और यूक्रेन को एक बफर स्टेट की तरफ रखे। अब बफर स्टेट वो कंट्री होती है जो दो पावरफुल नेशंस के बीच में होती है, और इसका रोल ये होता है कि दोनों नेशंस के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो। रशिया यूक्रेन को एक बफर स्टेट की तरह देखता है जो नेटो और रशिया के बीच एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि यूक्रेन का वेस्ट की तरफ झुकना रशिया के इन्फ्लुएंस को कमज़ोर कर रहा है, जो इस कन्फ्लिक्ट का एक मेजर रीज़न है। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ टेरिटोरियल नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल भी है। अब आधे से ज़्यादा यूरोप यूक्रेन के फेवर में क्यों है? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया के एक्शंस को अपोज कर रहे हैं और इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप के लिए रशिया का अग्रेशन एक सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करके सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपनी सिक्योरिटी का डर लगा रहेगा, इसीलिए वो मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये तो अभी ना वॉर चालू हुआ है। रशिया ने क्या पहले भी कुछ ऐसा इलीगल किया है यूक्रेन पे? तो हाँ, किया है। 2014 में रिलेशंस तब बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे दोनों कंट्रीज़ में, जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, मतलब फोर्सिबली अपने कंट्रोल में ले लिया। क्रीमिया एक पेनिनसुला है जो ज्योग्राफिकली यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन रशिया ने अपने मिलिट्री फोर्स से वहाँ कंट्रोल ले लिया। रशिया का ये कहना था कि क्रीमियन पॉपुलेशन का मेजॉरिटी रशियन स्पीकिंग है और वो रशिया के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने वोट दिया है। यूक्रेन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस एनेक्सेशन को इलीगल डिक्लेयर किया। क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में डोनेट्स्क और लुहांस्क में रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ये कन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है और इसमें रशिया का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। यूक्रेन के लिए ये एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इशू है, जबकि रशिया धीरे धीरे अपने आसपास के रीजन्स को हड़पने के लिए ये सब कर रहा है। अब आप लोगों को मेजरली समझ में आ गया होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अब इन सब में जब मोदी वॉन्ट ऑन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ मिलते हैं तो वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं बल्कि उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस को इनिशिएट किया है। मोदी का विज़िट हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अपना रोल बढ़ाना चाहता है, बल्कि ये दर्शाता है कि वॉर टॉर्न देशों में शांति लाना हमारा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। यूक्रेन और इंडिया के बीच नए रिलेशन सिर्फ दो देशों के नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अब वक्त है कि हम अपने टाइज को और मजबूत बनाएं और एक पीसफुल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर की तरफ बढ़ें। यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस अगर अच्छे होंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा? यूक्रेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने से इंडिया को डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में स्कोप मिलेगा। यूक्रेन के पास एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, स्पेशली अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने में। एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलेगी क्योंकि यूक्रेन एक मेजर ट्रांसिट रूट है यूरोपियन एनर्जी सप्लाई के लिए। अगर इंडिया यूक्रेन के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करता है तो एनर्जी डील्स और सिक्योर एनर्जी सप्लाईज के लिए नई राह खुल सकती है। एग्रीकल्चर और ट्रेड भी बढ़ेगा क्योंकि यूक्रेन एक बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है, जैसे वीट और सनफ्लावर ऑयल। ये कमोडिटीज़ के इंपोर्ट से इंडिया को फ़ायदा मिलेगा और डोमेस्टिक मार्केट को भी बेनिफिट्स होंगे।
डिप्लोमेटिक लेवरेजेस बढ़ेंगे, यूक्रेन के साथ अच्छे रिलेशन से इंडिया को यूरोप में अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका मिलेगा। पॉजिटिव इमेज होगी क्योंकि यूरोप के लिए यूक्रेन के सपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का रोल उनके नज़र से एक रिस्पॉन्सिबल और पीस लविंग नेशन का होगा। यूरोप के मेजर प्लेयर्स जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूके यूक्रेन के साथ क्लोज रिलेशंस में हैं। अगर इंडिया यूक्रेन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाता है तो नेचुरली इंडिया को इन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी डिप्लोमेटिक लेवरेज मिल सकता है। तो इससे क्या रशिया से हमारे रिलेशंस खराब होंगे? इंडिया हिस्टोरिकली एक बैलेंस डिप्लोमेसी फॉलो करता आया है और जिसमें हम दोनों पार्टीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। रशिया के साथ हमारे डीप टाइज हैं, स्पेशली डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में। इंडिया का यूक्रेन के साथ रिलेशंस बढ़ाना ऑटोमेटिकली रशिया के साथ दोस्ती ख़त्म नहीं करेगा। अब इसमें यूएसए का रोल कहाँ है? अगर इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर अपने पीस एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन मिलता है तो यूएसए इंडिया को और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यही वो चाहता है और यही उनके ग्लोबल स्ट्रैटेजी के लिए एक बेनिफिशियल कदम होगा। यूएसए चाहता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर बने जो चाइना के एक्सपेंशन को बैलेंस कर सके। ये टाइम है जब इंडिया अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकता है बाय बैलेंसिंग इट्स रिलेशनशिप्स विद यूक्रेन, रशिया एंड यूएसए। ये हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मौका देगा और ग्लोबल स्टेज पर हमारी पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे ज़रूरी बात, इंडिया अब एक पैसिव बाय स्टैंडर के रूप में नहीं बल्कि एक एक्टिव ग्लोबल प्लेयर कहलाएगा। आप क्या सोचते हैं, मोदी का यूक्रेन विजिट करना सही था या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे कंटेंट को और सुनने के लिए अर्थात भाई जय को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।